अच्छा, अब हमने देखना है नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या होती है, मैं इसका आपको ओवरव्यू थोड़ा सा नीचे देता हूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। देखिए नर्व इम्पल्स कुछ ऐसा होता है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में हो, जैसे अगर आप अपनी टंग के एग्जांपल ले लें, आप कुछ खा नहीं रहे, तो आपके जो टंग पे रिसेप्टर्स हैं वो क्या है, वो रिलैक्स स्टेज में, वो रेस्टिंग स्टेज में। सिमिलरली नोज़ में जो आपके रिसेप्टर्स हैं आपको स्मेल नहीं कर रहे, तो वो किस में, रेस्टिंग स्टेज में है, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्यों कह रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये भी मैं चीज़ आपको समझा देता हूँ। अच्छा भाई, इस स्टेज में होता क्या है, जो भी रिसेप्टर अभी रेस्टिंग स्टेज में, इसमें होता कुछ ऐसे है, इसकी जो न्यूरोलेमा होती है, मतलब क्या है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, उसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब आप कहें ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर सोडियम आइंस ज़्यादा होते हैं, जो सोडियम पॉजिटिव आइन है तो बाहर पॉजिटिविटी फैला देगा, अंदर पोटेशियम आइन ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़, अब आप कहें कि पोटेशियम भी पॉजिटिव है तो अंदर पॉजिटिव भी होनी चाहिए, बट हम अगर कंपेयर करें तो बाहर सोडियम आइन ज़्यादा होते हैं पोटेशियम के मुकाबले में, इसलिए हम कहते हैं बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव आ गया, क्योंकि अंदर हैं तो पॉजिटिव आइन मगर वो सोडियम के मुकाबले में बाहर से कम है। अब ये क्यों होता है ऐसा कि बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन में न्यूरोलेमा को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में एक चीज़ मौजूद होती है, ये बनाता हूँ मैं, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये एटीपी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, उससे काम करता है। अब ये क्या करता है, ये अंदर से 3 सोडियम को उठा के बाहर फेंक देगा, तो यहाँ सोडियम अकम्युलेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए बाहर सोडियम ज़्यादा है, और बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा और अंदर पोटेशियम अकम्युलेट होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसलिए कहते हैं अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। तो एक चीज़ आपने गौर की होगी कि 3 सोडियम जा रहे हैं, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, तो 3 बाहर जा रहे हैं 2 अंदर आ रहे हैं, तो एक का फर्क आता जाएगा और ये अंदर इसलिए नेगेटिविटी फैल गई है। तो ये तो हो गया आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का काम। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेन जो रोल परफॉर्म करता है वो सोडियम पोटेशियम पंप ही करता है, बट इसके साथ माइनर रोल कौन परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर लीकी चैनल्स होते हैं। किसके लिए, कि मैं एक चैनल बनाता हूँ, ये मैं इसके लिए लिख देता हूँ पोटेशियम लीकी चैनल। इससे क्या होगा, ये वर्ड बता रहा है लीकी चैनल, मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा पोटेशियम लीक करते रहेगा, तो अंदर से पोटेशियम थोड़ा थोड़ा बाहर जाता रहता है, तो पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर लीक करता रहेगा, तो अंदर नेगेटिविटी क्या आती जाएगी। तो ये 2 मेन रोल्स हैं जो कि परफॉर्म होते हैं आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में, और अंदर नेगेटिविटी फैल जाती है कितनी, -70 मिली वोल्ट तक। अगर हम इसको मेजर करें तो -70 मिली वोल्ट तक अंदर हमारे पास नेगेटिविटी फैली होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ठीक है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यूजुअली होती है -40 से -90 के बीच में, डिफरेंट सेल में डिफरेंट होती है, बट अब इसका -40 -90 का एवरेज निकाले तो -65 होता है, और ज़्यादातर बुक्स में -70 मेंशन होता है, तो -70 मिली वोल्ट ही ज़्यादातर बुक्स में मेंशन है, आपकी सिंध की बुक में, पंजाब की बुक में, तो यही आप मेंशन करें। अच्छा भाई, ये तो हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद। अब मैं आपको ये कहूँ कि आपने कोई चीज़ खाई है तो आपके टंग के रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट। सिमिलरली आपने कोई चीज़ स्मेल की है तो आपके नोज़ के रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट। तो अब एक्टिवेट जो होंगे तो इसको हम नाम देते हैं, अब ये जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाएगा। क्या मतलब कि बाहर पहले क्या था, पॉजिटिव, तो अब बाहर नेगेटिव आ जाएगा। पहले बाहर क्या था, पहले अंदर क्या था, नेगेटिव, अब अंदर क्या आ जाएगा, अंदर पॉजिटिव। तो क्या होगी, रिवर्सल ऑफ चार्जेस। अब रिवर्सल ऑफ चार्जेस क्यों हुई है, इसका भी कोई रीज़न होगा। इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी स्टिमुलस है, जैसे नोज़ के लिए स्मेल, और जैसे टंग के लिए कोई भी खाना, कोई भी टेस्ट, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर और चैनल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम लीकी चैनल्स, सोडियम लीकी चैनल्स। यहाँ पर ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन काम कर रहा था, पोटेशियम लीकी चैनल, ठीक है। यहाँ पर सोडियम लीकी चैनल है, कोई भी स्टिमुलस आया तो बाहर सोडियम आपको पता है अब ज़्यादा है, रेस्टिंग कंडीशन में था पहले न्यूरॉन, तो कुछ थोड़ा सोडियम ना अंदर क्या करना शुरू कर देता है, लीक करना शुरू कर देता है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, अंदर क्या होगी, पॉजिटिविटी फैलेगी। अब मैं आपको पहले, ये तो मैंने आपको कंडीशन बता दी एक्शन पोटेंशियल की, बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। मतलब क्या है कि बाहर पहले पॉजिटिव था, अब रेस्टिंग स्टेज में है और अंदर नेगेटिव है, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और यहाँ पर सोडियम लीकी चैनल है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सोडियम लीकी
चैनल। ये रेस्टिंग स्टेज है और हम यहाँ से क्या करें, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करें। अभी स्मेल आई है, अभी कोई हमने टेस्ट किया है कोई चीज़, तो यहाँ पर बाहर सोडियम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो लीकी चैनल से थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आना शुरू कर देगा। तो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में पहले पोटेंशियल क्या था -70 मिली वोल्ट, तो ये पोटेंशियल चला जाएगा अराउंड -55 मिली वोल्ट तक। क्यों? क्योंकि कम नेगेटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है। और पॉजिटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि लीकी चैनल से सोडियम अंदर आ रहे हैं और सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई आपको क्लियर। अब -55 क्या है, इसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब क्या कि ऐसा पोटेंशियल है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, एक और तरह के चैनल मौजूद होते हैं। मैं इस चैनल के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इस तरह के चैनल है, इसका नाम है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। इससे क्या होगा कि सोडियम तो बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मली ओपन नहीं था, बट जब ये -55 अचीव हुआ तो ये चैनल ओपन हो गया। और चैनल ओपन हुआ तो बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा है, तो सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रश करेगा अंदर, बहुत ज़्यादा। एक चैनल ओपन हुआ है, सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगा और अंदर आके इतना ज़्यादा कम्प्लीट हो जाएगा -55 से ये इसको अराउंड ले जाएगा +40 या प्लस कह लें +30 मिली वोल्ट तक। यूजुअली +40 मिली वोल्ट तक, डिफरेंट बुक में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ तक इसको ले जाएगा। इतनी ज़्यादा अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको ऊपर जैसे बताया कि अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये तो हो गया आपके एक्शन पोटेंशियल की बात। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी हो गया, एक्शन पोटेंशियल भी हो गया। अब एक चीज़ आपको जो अभी समझनी है यहाँ पर कि अब हमने दोबारा वापस भी तो जाना है बाहर, हमने दोबारा पॉजिटिविटी करनी है, अंदर नेगेटिविटी। मतलब ये वाली स्टेज तो कुछ मिली सेकंड के लिए थी, तो हम दोबारा वापस कैसे जाएंगे? दोबारा मैंने मेम्ब्रेन बना दी और दोबारा मेम्ब्रेन बना के हम एक्शन पोटेंशियल वाले स्टेज में अभी तो अंदर नेगेटिविटी हुई हुई है और बाहर पॉजिटिविटी हुई हुई है। ठीक है, तो अब इस स्टेज में क्या होगा कि यहाँ से सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे। अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड एक और तरह के चैनल है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अच्छा, एक चीज़ और, इनको वोल्टेज गेटेड चैनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिक वोल्टेज पे ओपन हो रहे हैं। जैसे ये कब ओपन हुए, -55 पे। ऐसे ही जब +30 तक तकरीबन अचीव हो जाएगा तो ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, वरना बंद रहेंगे, तो इसलिए वोल्टेज गेटेड कह रहे हैं। तो अब पोटेशियम वाले ओपन हुए तो अंदर पोटेशियम भी था, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में आपको पता है अंदर पोटेशियम होता है। पोटेशियम बाहर नहीं गया तो अंदर बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम भी आ गया, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गए, तो इसलिए +30 तक चला गया। तो पोटेशियम इस गेट से बहुत ज़्यादा बाहर लीक करना शुरू कर देता है। जब पोटेशियम भी पॉजिटिव आइन है और बहुत ज़्यादा बाहर लीक करेगा तो ये इसको वापस लेके चला जाएगा -70 मिली वोल्ट पे। बट इस प्रोसेस में एक थोड़ा सा मसला ये होता है कि पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा लीक कर जाता है और -70 की जगह ये इसको -90 पे ले जाता है, -90 मिली वोल्ट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हो गई हाइपर पोलराइजेशन। अब आप कहें कि इसको वापस -70 पे भी तो लाना है, तो बिल्कुल सही है। सोडियम पोटेशियम ATPase थे ना पहले, सोडियम पोटेशियम ATPase हैं और वो 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर पुश करेंगे, तो ऐसे करके दोबारा -70 मिली वोल्ट पे ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, ये हो गई बात। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ठीक है, ये वाली बात चले वो मैं आपको फिर ऊपर टेक्स्ट में बता दूँगा। तो यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो अब काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नर्व इम्पल्स क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है जो कि अक्रॉस लेंथ ऑफ न्यूरॉन हो रही है। इलेक्ट्रो मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है, केमिकल वो सारे मैंने आपको सोडियम पोटेशियम वाली चीज़ें बताई, तो केमिकल्स हैं, वो आइंस हैं, तो इस वजह से चेंजेस हो रही हैं क्रॉस न्यूरॉन। रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल वही है जो अब अभी हमने कोई स्मेल नहीं की, कोई चीज़ टेस्ट नहीं की, मैंने आपको जो एग्जांपल दी -70 मिली वोल्ट इसकी एग्जांपल है। ये क्या होता है? नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन आउटर और इनर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। मतलब अभी न्यूरॉन ने कंडक्ट करना शुरू नहीं किया तो उसके आउटर इनर में क्या भी डिफरेंस है। क्यों होता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आइंस की वजह से। सोडियम आइंस की वाली आपको वैल्यू बतानी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि सोडियम बाहर ज़्यादा और पोटेशियम अंदर ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है कि अंदर जो है सोडियम मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है बाहर पोटेशियम मौजूद नहीं है। बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, इसलिए हम इनको मेंशन नहीं कर रहे होते, बट बाहर पोटेशियम भी मौजूद है और अंदर सोडियम भी मौजूद है, बट कम क्वांटिटी में। अब सोडियम बाहर जो है कितने टाइम ज़्यादा है अंदर के मुकाबले में? 10 गुना बाहर ज़्यादा है अंदर के मुकाबले में। सिमिलरली पोटेशियम अंदर कितने गुना ज़्यादा है सोडियम के मुकाबले में? तो 20 गुना ज़्यादा है सोडियम के पोटेशियम के मुकाबले में बाहर से। तो ये कंपैरिजन हमने ऐसे किया इसको। ठीक है, अब मूवमेंट आयंस कैसे होगी? हर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे एक सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम ATPase मौजूद होता है। उसका फंक्शन वही है, दो पोटेशियम को अंदर मूव कराएगा और 3 सोडियम को बाहर मूव कराएगा। अब नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ये भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। क्या कि नेगेटिव चार्ज कुछ कंपाउंड्स होंगे, वो भी नेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में अंदर वाली साइड को नेगेटिव रखने में अपना
जो है वो काम अंजाम देंगे। उसके बाद पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं, ये वही जैसे मैंने बताया स्लाइटली परमेबल टू पोटेशियम होते हैं और थोड़ा थोड़ा पोटेशियम लीक करते रहते हैं तो अंदर नेगेटिविटी और रहती है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं, ये वाले 3 कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, नेगेटिव कंपाउंड, नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड और पोटेशियम लीकी चैनल, ये मिलकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -90 मिलीवोल्ट पे मेंटेन करके रखते हैं। ये तीनों आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अच्छा भाई, अब आगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कि अब हम स्टिमुलेट हो गया, मतलब क्या कि हमने कोई भी स्मेल किया या कोई भी चीज़ खाना खाई तो क्या हुआ, नर्व स्टिमुलेट हुई और रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाएगी अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। और क्या होगा, फॉर मिली सेकंड, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा। रिवर्सल ऑफ चार्जेस क्या होगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनिशिएट कैसे होगा, सबसे पहले स्टिमुलाई आएगा। इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अचीव हो जाता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैसे अचीव होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सोडियम लीकी चैनल्स हैं, सोडियम लीकी चैनल से थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है और अंदर जो है वो नेगेटिविटी कम करके -55 पे वैल्यू ले जाता है। तो -55, इसको आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा, -55 मिलीवोल्ट। ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई दैट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या कि अगर -55 नहीं जनरेट हो तो जो आपके पास इस -55 पे क्या ओपन हो रहा था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो जब अगर -55 नहीं अचीव होगा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी ओपन नहीं होंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी ओपन नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और कोई आपके पास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगी आपके पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई का डेफिनेशन। अब इफेक्ट्स क्या होगा, लोकलाइज इफेक्ट होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। मतलब क्या कि मैंने आपको बताया था, मैंने अभी तो समझाने के लिए पूरी मेम्ब्रेन बनाई थी, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जनरेट होता है। मतलब क्या, बाहर नेगेटिविटी होती है और बाहर पॉजिटिविटी होती है और अंदर नेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ न्यूरल एमो में होगा, मतलब इस पार्ट में होगा। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो मैं इसको मिटा दूँ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाती है। मतलब क्या, बाहर नेगेटिव हो जाता है अंदर पॉजिटिव। बट बाकी न्यूरल एमो जो है उसमें बाहर पॉजिटिव भी रहेंगे। मतलब क्या कि वो अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ही है या अंदर नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा, ये जब आगे जाएगी सोडियम जब आइंस अंदर आए वो थोड़ा सा यहाँ मूव कर जाएंगे और इनको थ्रेशोल्ड, ये वाले हिस्से के थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा और ये वाला इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसमें रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाएगी। रिवर्सल ऑफ चार्जेस बिल्कुल वैसे ही, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। बट जो पिछले वाला था वो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लेगा। तो पिछले वाला दोबारा कहाँ चला जाएगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो ये एक सेगमेंट्स में चल रही होती है, इसलिए लोकलाइज होती है। देखें यहाँ पर, देखें बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, मतलब क्या है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है अभी फिलहाल। ये वाला हिस्से को आप देखें तो ये एक्शन पोटेंशियल में है और ये वाले हिस्से को आप देखें तो ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो लोकलाइज होती है, पैचेस की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब फैक्टर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन मूवमेंट है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें होता क्या है कि सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, पहले लीकी चैनल से बढ़ेगी, फिर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर जाएगा और अंदर को पॉजिटिविटी करके फिर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये तो लीकी चैनल की बात करें एक्चुअली है। फिर जब लीकी चैनल की वजह से -55 मिलीवोल्ट, मतलब क्या कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाता है, फिर ये ओपन हो जाते हैं सोडियम गेट्स, जिसको सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी कहते हैं। सोडियम रश करता है और इसको लेके चला जाता है +30 या +40 मिलीवोल्ट तक। उसके बाद पोटेशियम आयंस के चैनल ओपन होते हैं, इसको ज़्यादा वापस भी लेके जाना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, तो पोटेशियम बाहर मूव कर जाता है बट इसको हाइपरपोलराइज भी कर देता है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ से भी देखते हैं, इसको ग्राफ से भी। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो है ना आपकी एक्शन पोटेंशियल की पीक वैल्यू +30 से लेके +40 भी कहीं मेंशन होता है, +50 भी। तो ये आपको थोड़ी सी ना डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो आपकी बुक्स में जो वैल्यू है आप वो उसी को ध्यान में रखें। +50 ज़्यादातर वैसे मेंशन होता है, +30 +40 भी यूजुअली कहीं कहीं मेंशन होता है। +50 आई थिंक सिंध में, पंजाब में +50 मेंशन है, बट बाकी बुक्स में भी शायद +50 ही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, बट आप फिलहाल इसको देख भी लीजिएगा। +30 +40 भी कहीं ना कहीं मेंशन होता है डिफरेंट बुक्स में। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर इस ग्राफ से देखें तो ये -70 पे था, जो कि क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या हुआ कि सोडियम की एंट्री हुई पहले लीकी चैनल से, वोल्टेज गेटेड चैनल से, और ये +50 पे चला गया, ये ग्राफ से शो किया हुआ। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसके बाद क्या होगा, दोबारा वापस भी आना है, वापस आने के प्रोसेस को कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, पोटेशियम के चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। बट इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया थोड़ा सा वोल्टेज और कम हो जाता है, ये -90 पे चला गया, जिसको हम नाम देते हैं हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन में एक ऐसा स्टेज है जिसमें क्या होता है, कोई और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता। ये मैं आपको चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ। फिर सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से हम दोबारा इसको रिकवर कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको पहले पॉइंट ये वाला बता दूँ, फिर मैं आपको ये वाला हाइपरपोलराइजेशन में और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अच्छा देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल कैसे होगा कि सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और रिपोलराइजेशन हो जाएगी, जो मैं चीज़ आपको समझा चुका हूँ। और सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स वही है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जंप करती है नोड्स टू नोड, जो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह। ठीक है, जैसे एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अंदर ये माइलिन शीट है और माइलिन शीट में क्योंकि ये जो जितने भी मूवमेंट ऑफ आपके पास आयन से नहीं हो सकती, तो माइलिन शीट के बीच में नोड ऑफ रेनिवर मौजूद होता है जहाँ पर माइलिन नहीं होती, तो वहाँ से अगले नोड तक ये और माइलिन है, तो ये जहाँ जहाँ गैप है अगले नोड तक ऐसे जंप करती रहती है जो भी नर्व इम्पल्स है, तो इसको कहते हैं हम सॉल्टेटरी कंडक्शन। और इसीलिए जो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनकी 150 मीटर पर सेकंड तक भी जा सकती है आपके पास स्पीड। और यूजुअली कितनी स्पीड होती है कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड से लेके जो अनमाइलिनेटेड है 100 मीटर पर सेकंड तक यूजुअली स्पीड होती है जो माइलिनेटेड है। पर जो बहुत ज़्यादा माइलिनेटेड हो और जिनका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा हो उनकी 150 मीटर पर सेकंड तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात होगी। अच्छा, अब मुझे आपको ये बात समझानी है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है आपके पास रिफ्रैक्टरी पीरियड का। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये ऐसा पीरियड है जिसके अंदर नो मोर एक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या कि अगर इस पीरियड में कोई और सुपर इम्पोज एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स सुपर इम्पोज होना चाहे तो वो नहीं हो सकती और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। अब होता क्या है इसमें होता कुछ ऐसे है कि हमने अभी जैसे ग्राफ में पहले भी देखा है, अभी ये वाला ग्राफ से भी देखते हैं, ये रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है और यहाँ पर थ्रेशोल्ड अचीव हो गया और उसके बाद ये क्या हुआ है, सारा डीपोलराइजेशन है, यहाँ तक डीपोलराइजेशन और ये है रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो अगर आप गौर करें ये डीपोलराइजेशन वाला भी और रीपोलराइजेशन वाला भी, मैं लिखता हूँ डी और री, ये दोनों हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब क्या कि ऐसी पीरियड्स हैं जिनके अंदर कोई और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो ही नहीं सकता, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आए, जितने भी स्ट्रॉन्ग स्मेल हमारे नोज रिसेप्टर्स को मिले, जितने भी स्ट्रॉन्ग हमारे पास खाने का स्टिमुला हमारे टंग को मिले, और ये नया नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता जब तक ये पिछला ख़त्म ना हो। तो एब्सोल्यूट है चाहे जितना भी हो। और जब ये हाइपर पोलराइजेशन वाले स्टेज में चला गया, नीचे देखें -90 वाला जो मैंने आपको बताया था, जो कि पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा लीक कर जाता है, -80 यहाँ मेंशन है बट -90 आपकी बुक्स में ज़्यादा मेंशन है। ये वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो पीक पोटेंशियल 35 है, आपके बुक्स में 50 भी है, कहीं 30 भी होता है, तो ये थोड़ी थोड़ी वेरी करती हैं। आपकी बुक वाला एग्जैक्ट फॉलो करें, ज़्यादा +50 होता है। खैर एनीवेज, तो रेस्टिंग जो हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट है, ये वाली हाइपर पोलराइजेशन वाली, इसमें क्या होता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी है। मतलब क्या कि इसमें भी कोई नई नर्व इम्पल्स नहीं सुपर इम्पोज हो सकती, बट ये रिलेटिव इसलिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास नोज़ को स्मेल आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास टंग को स्टिमुलस मिले, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट स्टिमुला आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड स्टिमुला आए, कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुला आए, तो इस पीरियड में ये सुपर इम्पोज हो सकता है। मतलब यहाँ से नया एक्शन पोटेंशियल और नया नर्व इम्पल्स जनरेट हो सकती है इस पीरियड में, जो कि हाइपर पोलराइजेशन वाला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी। बट जो डीपोलराइजेशन वाला और रीपोलराइजेशन वाला, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। ये यहाँ पर कोई और नर्व इम्पल्स सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्पीड के बारे में वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो भी नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो दो चीज़ों में डिपेंड करती है। एक तो माइलिनेशन, दूसरा डायमीटर ऑफ एक्सॉन। मतलब क्या, देखिए माइलिनेशन को तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या होती है, नोड से नोड्स मूव करती है और ये क्या करता है, आपके पास स्पीड को बढ़ा देता है। बट जो डायमीटर है एक्सॉन का, तो अगर एक्सॉन का डायमीटर है तो देखें यहाँ पर कितने ज़्यादा आयंस की मूवमेंट सब कुछ हो सकता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर ये एक्सॉन का ये डायमीटर है, तो यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ 2 एरो बन सके, यहाँ पर कितने बन गए हैं, और भी एरो बन सकते हैं, यहाँ पर 6-7 एरो बन गए, यहाँ 2 एरो बन गए। मतलब कि यहाँ पर मूवमेंट कम हो सकती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे आपके पास इक्वेशन भी होती है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो यहाँ पर एरिया देखें, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी, जो रेजिस्टेंस हम एक्चुअली कहते हैं कि किसी भी चीज़ को रोकना, तो रेजिस्टेंस कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, रुकावट कम होगी। ऐसे यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब रुकावट ज़्यादा है। जब रुकावट ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो चीज़ें होती हैं, अगर माइलिनेशन भी बहुत अच्छी हो और डायमीटर भी बहुत ज़्यादा हो तो 150 मीटर पर सेकंड तक भी मैक्सिमम स्पीड जो है वो नर्व इम्पल्स की जनरेट हो सकती है। बट नॉर्मली कितनी होती है, सेवरल सेंटीमीटर पर सेकंड से, जो कि अनमाइलिनेटेड हैं और जिनका डायमीटर कम होगा, 100 मीटर पर सेकंड तक भी माइलिनेटेड है, उनका डायमीटर भी सही है, यहाँ तक जा सकती है। बट जो दोनों कंडीशन बहुत मैक्सिमली बहुत अच्छी तरह अचीव हो जाए तो 150 मीटर पर सेकंड तक भी स्पीड जा सकती है।